नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के खोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के मेंस की आंसर राइटिंग का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन के असहयोग आंदोलन की असफलता एवं 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे पहले एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में फकींद्र सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम की स्थापना हुई। इस पार्टी का जो उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़कर फेंकना है। और ये जो एसोसिएशन था, इसने एक काम किया था, काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है उस काम को। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर के आने वाली 8 डाउन ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन पर रोककर क्रांतिकारियों ने ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया। इसके कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर एक काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चला। क्रांतिकारी की तरफ से चंद्रभानु गुप्त ने पैरवी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यानी कि जब ये लोग पकड़े गए थे तो इनकी तरफ से वकालत किसने की? चंद्रभानु गुप्त ने। ये बाद में चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। इसमें 4 क्रांतिकारियों की फांसी दी गई थी। ये क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां थे, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में फांसी दी गई थी। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसके सदस्यों ने एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया और संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। अब नौजवान सभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि लोगों ने मिलकर नौजवान भारत की स्थापना लाहौर में किया था। इसके अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह तथा प्रचार मंत्री भगवती चरण वोहरा थे। भगवती चरण वोहरा ने बम का दर्पण नामक पुस्तिका लिखी। बाद में एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जो फिरोजशाह कोटला में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो इनके सदस्यों ने क्या काम किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में फाउंडर्स की हत्या किस प्रकार हुई, इसकी एक पृष्ठभूमि के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के मैदान में किया था। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो इसके एक सदस्य लाला लाजपत राय थे, लाहौर में इन पर लाठीचार्ज हुई, एक घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव और जयपाल ने 17 दिसंबर 1928 को एस्कॉर्ट को मारने का निश्चय किया, जो कि इनके लाठीचार्ज के प्रणेता थे। परंतु गलती से गोली फाउंडर्स को लगी और फाउंडर्स और उनके लीडर चंदन सिंह को लगी और दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में जयगोपाल ने गद्दारी कर दी और क्रांतिकारियों के सारे राज पुलिस को बता दिए। पुलिस ने इसको सरकारी गवाह बना दिया और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक रहे थे ये लोग और उसी समय गिरफ्तार भी हो गए। ये घटना है 8 अप्रैल 1929 की। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधानसभा को नामंजूरी के बाद भी इस विधेयक को पास कर दिया था, जबकि इसके नागरिक स्वतंत्रताओं का घोर हनन हो रहा था। क्रांतिकारी अपना उद्देश्य इसके द्वारा बहरों को सुनाना बताया। बम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। इन्होंने हल्का ही बम फेंका था ताकि ध्यान को आकर्षित करने के लिए, फैमिली का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही बम फेंका था इन्होंने। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस कांड के लिए इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद तो भाग निकले थे यहाँ से। चटगांव रिपब्लिक आर्मी
इसकी स्थापना फूरखेन ने की थी। फूरखेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, अनंत सिंह, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाडेकर, ये दोनों महिलाएं थी आदि, यानी कि और भी लोग थे। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और अस्त्र शस्त्र लूट लिया। पताड़ तल्ला स्थित यूरोपीय क्लब में प्रीतिलता ने हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय से इन्होंने पोटेशियम फाइनाइट खाकर आत्महत्या कर ली। तो ये जो प्रीतिलता थी, एक यूरोपीय क्लब था पहाड़ तल्ला, वहाँ पर इन्होंने हमला किया था, लेकिन गिरफ्तार होने के डर के मारे इन्होंने पोटेशियम फाइनाइट खाकर सुसाइड कर लिया था। 16 फरवरी 1933 को फूरखेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को और इनको फांसी दे दी गई। तो 16 फरवरी 1933 को बांग्लादेश का एक गैराल गांव था, वहां पर फूरखेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और 12 जनवरी 1934 को चटगांव के जेल में ही फूरखेन को फांसी दे दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज है, उसके अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे हुए थे, लेकिन इनके एक साथी द्वारा गद्दारी कर दी गई और पुलिस को इनके बैठने की जानकारी दे दी गई। पुलिस ने आकर इनको चारों तरफ से घेर लिया। इन्होंने कुछ देर तक तो पुलिसों से लड़ाई की, लेकिन जब बाद में इनकी पिस्तौल में एक ही गोली बची थी तो इन्होंने अपने आप को वही गोली मारकर शहीद हो गए। माइकल ओ डायर हत्याकांड 1940। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था, माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी और उधम सिंह को फांसी दे दी गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि ढाका में एकत्रित हुए। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित किए जाने का प्रस्ताव दिया। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस सभा की अध्यक्षता नवाब बकर उल मुल्क ने की थी। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो सलीमुल्लाह खान का नाम आता है, जो कि वहाँ के ढाका के नवाब थे। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में दिसंबर 1907 में बनाया गया। मुस्लिम लीग के उद्देश्य जो थे वो इस प्रकार से थे। पहला उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना तथा सरकार के प्रति गलतफहमी को दूर करना। दूसरा उद्देश्य था भारत के मुसलमानों के राजनीतिक एवं अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रतापूर्वक रखना। सर आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 1913 तक इसके अध्यक्ष रहे। अब दो राष्ट्र सिद्धांत के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र नहीं है बल्कि दो राष्ट्र हैं। ये सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना का था। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की। तो पृथक राज्य की मांग किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने पृथक राज्य की मांग की, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं कहा था। इन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत का जनक इकबाल को माना जाता है। पाकिस्तान, मुसलमानों के पृथक देश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, इस प्रकार का निश्चित विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे जिनका नाम चौधरी रहमत अली था, इनके मन में उत्पन्न हुआ। इनके अनुसार पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और इसे पाकिस्तान कहा जाए। यानी कि ये सब जो नाम है, 4-5 नाम हैं, 5 स्टेट के नाम हैं, इन्हीं का पहला अक्षर लेकर पाकिस्तान का गठन किया गया। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम तथा 5वें प्रांत के अंतिम अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने 4 पेज का एक पम्पलेट प्रकाशित किया, जिसमें प्रथम बार मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया गया। तो मुस्लिम शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो 1933 में किया गया था। ये जो 4 पेज के पैम्पलेट निकाले थे चौधरी रहमत अली, इसमें किया गया था। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई। तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की स्थापना
30 दिसंबर 1906 की हुई। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसके मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीम उल्लाह माने जाते हैं, जो कि ढाका के नवाब थे। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक सदस्य थे, एक स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। तो मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं, ये सिद्धांत किसने दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, इसका आंसर होगा। और पहली बार दो राष्ट्र का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? तो पहली बार दो राष्ट्र का सिद्धांत इकबाल ने दिया था। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया दोस्तों। और पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो प्रस्ताव जो है इसका 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने किया। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे 1940 के मुस्लिम लीग के? तो उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन पाकिस्तान का प्रस्ताव फजलुल हक ने पेश किया था। आइए कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसका काल 1919 से 1945 ईस्वी तक था। इसको गांधी युग माना जाता है। पहले युग को 1885 से 1909 तक के युग को उदारवादी युग माना जाता है। 1909 से 1919 तक के युग को क्रांतिकारी युग माना जाता है। और तीसरा चरण जो कि 1919 से 1945 का है, इसको गांधीवादी युग माना जाता है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर महात्मा गांधी का उदय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश रोलेट एक्ट के विरोध में 1919 में हुआ। 1915 में भारत आगमन के समय यहाँ की परिस्थितियाँ इनके अनुकूल थी। महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए। 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष के भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत की। 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला जिनका नाम था, इनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। क्या करने गए थे? दादा अब्दुल्ला एक गुजराती व्यापारी थे, इनके मुकदमे की पैरवी करने गए थे। और लंदन कब गए थे? इंग्लैंड 1888 में गए थे। क्या करने गए थे? कानून की शिक्षा लेने के लिए। 3 साल बाद 1891 में वहाँ से वापस आए। 2 साल बाद ही 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। महात्मा गांधी के जीवन में मौर्यवर्ग कांड के से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। मौर्यवर्ग कांड वो है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह डरबन में प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो मौर्यवर्ग नामक स्थान पर, यहाँ पर स्थल में लिखा है चाहे स्थान पर कह दो, एक अंग्रेज ने उन्हें ज़बरदस्ती प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया था। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। 1901 में गांधी जी भारत आए और कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए। और 1902 में ये पुनः अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। यानी कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस के अधिवेशन के कि पहली बार गांधी जी कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1901 के अधिवेशन में, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार हिस्सा लिए थे। 1902 में वापस चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्र गांधी जी ने कब निकालना प्रारंभ किया? तो 1903 में। तो ये भारत के नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका के इन्होंने ये पत्र निकाला था। 1904 में डरबन के 84 मील दूर फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ही फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में गांधी जी ने ही की थी। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। इन्होंने अपने सत्याग्रह दर्शन में सत्य के साथ अहिंसा को भी स्थान दिया, अर्थात अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। 1908 में गांधी जी अफ्रीका के पहली बार जेल गए। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही 1908 में जेल गए थे। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में निकाली। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने कहाँ पे निकाली? जब ये पानी के जहाज़ के 1909 में दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, जब उसी जहाज़ में ही इन्होंने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक निकाला था गुजराती भाषा में। इस पुस्तक में इन्होंने स्वराज की व्याख्या की। 1910 ईस्वी में
गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय की स्थापना गांधी जी ने कब की? तो 1910 में की। कहाँ पे की? जोहान्सबर्ग में। जर्मनी के केलनबेक इन्हें ज़मीन प्रदान की थी। इन्हें ज़मीन किसने प्रदान की थी? तो जर्मनी के केलनबेक थे उन्होंने। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी इंग्लैंड गए और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित कर एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया, जिसका कार्य था युद्धभूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक पहुंचाना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस सेवा के बदले 1915 में इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी सबसे पहले आते ही 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में। जिसके कहने पर, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर किया था, जिसका उद्देश्य था भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन से परिचित कराना। गांधी जी के प्रमुख पुस्तकें और पत्र के बारे में यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले 1909 में हिंद स्वराज की स्थापना गुजराती भाषा में लिखा था इन्होंने। 1919 में नवजीवन, ये दैनिक पत्र था, इसकी स्थापना इन्होंने गुजराती एवं हिंदी भाषा में इसको प्रकाशित किया था। यंग इंडिया, ये एक साप्ताहिक पत्र था। 1919 में गांधी जी ने इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है। इसको 1925 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा में स्टार्ट किया था। हरिजन, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, 1933 में हरिजन की स्थापना गांधी जी ने अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में किया था। महात्मा गांधी जी से संबंधित विशिष्ट तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। गांधी जी अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1889 ईस्वी में लंदन में निरामिषाहारियों की एक सभा में दिया था। 1899 ईस्वी में गांधी जी बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। बोअर एक दक्षिण अफ्रीका में जगह का नाम है, तो वहाँ के जनजातियों ने ही अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। तो वहाँ पे इन्होंने एक एम्बुलेंस की स्थापना वहाँ पे भी की थी, जिसका कार्य था कि खाली अंग्रेज़ों को, अंग्रेज युद्ध में घायल केवल अंग्रेज सैनिकों की ये लोग इलाज करते थे। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। तो यानी कि जब ये जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, इसके विरोध में जब ये असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। इन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की। 1934 में गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की थी। 1932 में गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की एवं 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान में दे दिया। हरिजन संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। अब तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन हो जाएगा अगर कोई किसी को उपाधि देगा तो। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैखड़ो जन को तैनू कहिए, इनकी रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया था। बहुत प्रश्न में पूछा जाता है प्री में। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। उनके 5वें पुत्र के नाम से गुजराती व्यवसायी जमनालाल बजाज प्रसिद्ध थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते समय शाम को नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी का अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया और ये राजघाट दिल्ली में है। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह संबंधी प्रयोग की भी चर्चा कर देंगे यहाँ पे। चंपारण आंदोलन, ये अप्रैल 1917 में किया गया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि वह अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कटकीय पद्धति कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील बाजार को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वहाँ का जो रासायनिक रंग था वो नील से सस्ता था और उसके अधिक कारगर भी था। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए और किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहते थे। 1917 के चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया। तो गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर कमिश्नर ने उन्हें तुरंत चले जाने को कहा, परंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्हें चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई।
यहाँ पर गांधी जी के सहयोगी महादेव देसाई, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहरुल हक और नरहरि पारिक थे। गांधी जी आयोग को ये समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि तीनकठिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। अंग्रेज नीलहों के 25% वापस करने के लिए राजी हो गए। नीलहो यानी कि जो नील की खेती करते थे किसान, उनको नीलहे कहा जाता था, और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में आंदोलन किया। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और एक घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए और तब तक मालिकों ने यह मामला न्यायाधीश को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और इस तरह गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। खेड़ा आंदोलन, ये गुजरात में 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार किसानों के लगान वसूल रही थी। यह खबर गांधी जी को प्राप्त हुई तब वह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुँचे। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी ने किसानों के लगान न देने के लिए कहा। महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे यहाँ पर। गांधी जी ने अपना पहला जन्म भाषण 1917 ईस्वी में चंपारण में दिया। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने इन्हें प्रथम श्रेणी डब्बे से फेंक दिया था। इससे गांधी जी को यह व्यक्तिगत अनुभव मिला कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की भी स्थापना की थी। यहीं पर इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गांधी जी रस्किन की पुस्तक अंटो द लास्ट के सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों, आगे के जो रोलेट एक्ट है, इस तरीके के कई सारे एक्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को देखें, फैक्ट को याद करें, कॉन्सेप्ट को समझें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।